व्हाट्सअप एवरीवन, सारे लोग आ जाएंगे जल्दी जल्दी। मुझे एक बार ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए और बता दीजिए ऑल गुड, ऑल परफेक्ट, ऑल बढ़िया। सारे सारे लोग जल्दी जल्दी आ जाएंगे। ऑडियो वीडियो चेक, ऑडियो वीडियो गुड, ऑल परफेक्ट, ऑल बढ़िया। चलो, क्या बात है सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। आ जाएंगे जल्दी से। और आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही हमारा छोटा सा यूनिट है बेटा, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। एंड हमको आज सर ये वाला यूनिट पूरी तरीके से फिनिश ऑफ करना है। एंड देन फिर उसके बाद कल हमारा क्या होगा, कल हमारा यूनिट नंबर 8 यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, चलो सर आ जाओ। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो देखिए जरा सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किसके बारे में बात करता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है, देखिए, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करती है कि मैं तुमको लॉस से बचाऊंगी। क्या करूंगी, बोलो जल्दी से। मैं तुमको लॉस से बचाऊंगी फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर या एनी अदर पर्सन। तो बेसिकली का मतलब क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, मेकिंग गुड द लॉस। इसका मतलब क्या होता है, मेकिंग गुड द लॉस। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फोकस करना है, 1 मिनट रुकना। ओके, चलो, यस। तो मैंने क्या कहा सर, मैंने यहां पर ये कहा कि यहाँ पर एक पार्टी दूसरे पार्टी को वादा करती है कि मैं आपको नुकसान से बचाऊंगी। जैसे देखिए, मान लो एक पार्टी 1 है और दूसरी है यहाँ पे पार्टी 2। अब पार्टी 1 ने यहाँ पर दूसरे पार्टी से कहा कि अगर तो तुम्हें कोई भी लॉस होता है, तो मैं ऐसे केस के अंदर तुम्हारा जो भी लॉस होगा, उस लॉस की भरपाई, उस लॉस का अमाउंट कौन पे करेगा, मैं पे करूंगा। तो इसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जनरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड होता है, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मैं हूं बेटा, और यहाँ पर है LIC। अब ऐसे केस के अंदर मैंने LIC से हेल्थ इंश्योरेंस निकाल के रखा हूं, और मान लो अगर मुझे कुछ भी होता है या मुझे मेरा कुछ भी पैसा खर्चा होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो LIC क्या करेगा, LIC वो पैसा मुझे क्या रियम्बर्स करेगा क्या। यस सर, LIC वो पैसा मुझे रियम्बर्स करेगा। इसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्या कहते हैं, बोलो जल्दी से। इसे सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का बोला जाता है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात ध्यान रखना, लॉस खुद से हो या किसी दूसरे पर्सन से हो, ये दोनों चीजें क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर कवर्ड होती है क्या। बोलो 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 जल्दी से। ये सर, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर कवर होती है। ठीक है, आ जाइए। अब इसके अंदर लेकिन एक इसका एक बात बता दूं मैं आपको, कि इसके अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है बेटा। जो पहली पार्टी, क्या कहा मैंने, बोलो। जो पहली पार्टी जो दूसरे पार्टी को वादा करती है इंडेमनीफाई करने का, उसे इंडेमनीफायर बोला जाता है। और जिस पार्टी को यह वादा किया जा रहा है कि मैं तुमको लॉस को फुलफिल करवा के दे दूंगा, इसे क्या बोला जाता है, इसे इंडेमनीफाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो जल्दी से। सर, इसे इंडेमनीफाइड कहते हैं। समझे क्या आप बात को। आखिरी में दिखा दूंगा मैं आपको, हरे कृष्णा, ठीक है ना। आखिरी में, लास्ट में मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा कि क्या क्या शेड्यूल है करके। अभी आप फोकस करो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। आओ देखो सर, यहां पर क्या बोला बताइए जरा। एक पार्टी जब दूसरे पार्टी को वादा करती है, तो जो पार्टी प्रॉमिस कर रही है नुकसान से बचाने का, उसे बोला जाता है इंडेमनीफायर। और जिसको नुकसान से बचाया जा रहा है वो होता है इंडेमनिटी होल्डर। जैसे इंश्योरेंस कंपनी जो है बेटा, वो होने वाली है यहाँ पे क्या, इंडेमनीफायर। और मैं क्या होने वाला हूं, इंडेमनिटी होल्डर, क्योंकि मुझे नुकसान से बचाया जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे IG सर विल बिकम इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। और जो इंश्योरेंस कंपनी यानी कि LIC, वो होने वाली है यहाँ पर इंडेमनीफायर। क्या होने वाला है, बोलो जल्दी से मुझे। इंडेमनीफायर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या, है ना। यस सर। तो क्या आपको इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है। तो मैंने आपको सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बताया, फिर उसका स्कोप बताया, फिर उसके अंदर कौन सी पार्टीज होती है ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। ओके,
अब सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होती है ना, ये दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। एक तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, नहीं तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जहां पे मैंने सीधा आपसे कहा कि भैया अगर तुम्हें कोई भी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई मैं करके दूंगा। और सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं, जैसे देखो, मान लो आप मेरे घर पर आए बेटा और मेरी गाड़ी लेके गए कई बार, और अगर उस गाड़ी को कोई भी डैमेज हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, गाड़ी को यूज कौन कर रहा था, आप यूज कर रहे थे। गाड़ी की ओनरशिप किसके पास है, मेरे पास है। तो सीधी सी बात है, ये नॉर्मल सी कॉमन सेंस की बात है। ये कॉमन सेंस यही कहता है कि अगर आपसे कुछ भी नुकसान हो जाए तो आपने उस नुकसान का भरपाई करके देना चाहिए। इसे इम्प्लाइड कहा जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से मुझे। इसे इम्प्लाइड कहा जाता है। जैसे कि इन्फर्ड थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज हो गया, या फ्रॉम सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस हो गया। तो इन केसेस के अंदर अपन लोग इसे क्या कहते हैं सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं। अब एक बात ध्यान रखना है यहां पर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर पूरे यानी कि ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद होना चाहिए। क्या, हाँ सर, जो हम लोग चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ते थे, जो सेक्शन नंबर 10 में दिया है और जो सेक्शन नंबर 10 के अंदर नहीं दिया है, यानी कि दो पार्टीज होना चाहिए, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वो सब चीजें होनी चाहिए किसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि फायर और मनी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर कवर्ड होते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कवर्ड नहीं होता। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि आप सोच के देखो, अगर कोई पर्सन मर गया तो आप ये नहीं बोल सकते यार पर्सन मर गया पर इसकी कीमत तो 2 करोड़ रुपए थी, तो आपको 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, मैं आपको 2 करोड़ की भरपाई करके देता हूं करके। ऐसा नहीं। तो किसी की जीवन की कीमत आप कभी भी पैसों में तोल सकते हो क्या, नहीं सर, नहीं तोल सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए यहां पर बोला जाता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस वाला पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर कवर्ड होता है क्या, नहीं सर, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर कवर नहीं होता। केवल और केवल, क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से मुझे, केवल और केवल समझना, केवल और केवल फायर और मरीन इंश्योरेंस जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर आता है क्या, यस सर, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर आता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या। तो मैंने क्या कहा, मैंने आपके साथ सर इतनी बातें कहा, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी बात मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सर मैंने क्या बात डिस्कस किया आपके साथ, जरा बताइए तो। देखो, मैंने आपसे कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कौन सा, एक होता है बेटा एक्सप्रेस, और दूसरा होता है कौन सा, इम्प्लाइड। सर ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड क्या कहता है, ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, समझना बात को ध्यान रखना, ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है। सर इस केस के अंदर एक तो दो पार्टीज ने एकदम सीधा सीधा बोल रखा है कि मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करूंगा, इसे एक्सप्रेस कहते हैं, और इम्प्लाइड में सर्कमस्टांसेस के हिसाब से होता है। इसके अलावा सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होना चाहिए। और सर फायर और मनी इंश्योरेंस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, लेकिन लाइफ में होता है क्या, नहीं सर, नहीं होता है। अब एक बात ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर जो लॉस कॉज्ड बाय एक्सीडेंट होता है ना, केवल और केवल वो कवर्ड है, यानी कि एक्ट ऑफ गॉड इसके अंदर कवर होते हैं क्या, नहीं सर, कवर नहीं होते। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लो मैं गाड़ी लेके बाहर गया था, फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी थी, मैं गाड़ी लेके बाहर गया और अचानक से अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया, और फ्लड के थ्रू अगर गाड़ी बह के चले गई, तो ऐसे केस में आप मुझसे नुकसान को क्लेम नहीं कर सकते। अब क्यों, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड में मेरी कोई गलती नहीं थी। जब मेरी गलती के कारण कुछ नुकसान होता और आप मुझसे क्लेम करते तो मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जरूर से कहता, पर एक्ट ऑफ गॉड होने के कारण आप क्या मुझसे क्लेम कर पाओगे क्या, नहीं सर, आप मुझसे क्लेम नहीं कर पाओगे। हालांकि एक्ट ऑफ गॉड की ये जो कंडीशन है, आप इसको एक्सप्रेस चीजों से मिटा सकते हो, एक्सप्रेस चीजों के हटा सकते हो। मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, बट तुमको नुकसान की भरपाई देनी पड़ेगी। तो उस केस के अंदर फिर लिटरली में कुछ भी क्यों ना हो जाए, नुकसान की भरपाई देनी पड़ती है। ठीक है, ओके सर, डन 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 डन। बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही है क्या, है ना, यस सर। क्या आपको इतनी बातें एकदम क्लियर क्लियर है, बोलो 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 जल्दी से मुझे, यस सर। चलिए आइए अब ध्यान दीजिए, अब मैं आगे बढ़ूंगा सेक्शन नंबर 125 के ऊपर। अब सवाल यहां पर क्या बनता है कि सर एक इंडेमनिटी होल्डर कितना पैसा क्लेम कर सकता है। एक जो इंडेमनिटी होल्डर होता है ना, वो कितना पैसा क्लेम कर सकता है, सर आप जरा ये बात बताइए हमें, कितना अमाउंट वो क्लेम कर सकता है।
मतलब सर आईजी सर कितना पैसा क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से? तो देखो, आईजी सर को जितना नुकसान हुआ वो मैं पूरा अमाउंट क्लेम कर सकता हूँ। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ स्यूट को क्लेम कर सकता हूँ। मान लो मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने पहले पैसे देने में नाटक किए, फिर मैंने उसके ऊपर केस किया, तो केस का पैसा वसूल सकता हूँ। और इसके अलावा अगर मुझे कुछ बाकी खर्चे आए होंगे रजिस्ट्रेशन के इधर उधर के, तो वो भी खर्चे मैं क्या क्लेम कर पाऊंगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर पाऊंगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको बहुत बढ़िया सी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, सुनना। देखो, मैं यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी किसको दिया? मैंने अपनी गाड़ी शिवांगी को दिया। किसको दिया? ये जो शिवांगी है ना, हाँ, शिवांगी को दिया। अब शिवांगी ने ये गाड़ी जाके ठोक दिया बेटा। मान लो किसको ठोक दिया? मान लो मोक्ष की गाड़ी को ठोक दिया। ठीक है ना, ओके। अब मोक्ष जो है ना, मोक्ष क्या करेगा समझना। मोक्ष ये देखेगा ये गाड़ी किसके नाम पे है। मोक्ष ये देखेगा कि अच्छा गाड़ी जो है ये आईजी सर के नाम की है। तो मोक्ष क्या करेगा? मुझसे ना डैमेजेस को क्लेम करेगा। मान लो मोक्ष ने मुझसे 10,000 रुपए क्लेम किया बेटा, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बात बताऊं, लॉ के हिसाब से मैं 10,000 रुपए क्लेम कर सकता हूँ शिवांगी से। यानी कि जितना भी डैमेज का खर्चा हुआ ये मैं क्लेम कर सकता हूं। इसके अलावा ये तो वो खर्चा था जो मोक्ष ने क्लेम किया। मेरी गाड़ी भी नुकसान हुई होंगी। मान लो मेरे गाड़ी को नुकसान हुआ 2,000 रुपए का, तो मैं वो भी क्लेम कर सकता हूं। या मान लो मोक्ष ने अगर मान लो मेरे ऊपर केस किया होता, तो मोक्ष के साथ केस लड़ने के लिए मैंने लॉयर अपॉइंट किया जो 5,000 रुपए लेता है, तो वो 5,000 रुपए भी मैं क्या कर पाऊंगा? वो 5,000 रुपए भी मैं क्लेम कर पाऊंगा। किससे? शिवांगी से। इसका ये मतलब है सर कि आप जो हो, आप सर डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। सर जो कॉस्ट ऑफ स्यूट आया, यानी कि जो केस लड़ने का पैसे का खर्चा आया, वो भी क्लेम कर सकते हो। और कोई भी अदर पैसा, क्या कहा मैंने बोलो? और एनी अदर मनी, एनी अदर मनी जो भी लगा होगा, वो एनी अदर मनी भी क्या आप क्लेम कर सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, एनी अदर मनी भी आप क्लेम कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या कहा मैंने? बोलो। एनी अदर मनी भी आप क्लेम कर सकते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या आपको ये बातें क्लियर क्लियर? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? यस? चलो जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है? चलिए आ जाओ, अब ध्यान देना। अब देखो क्या, अब सर सवाल बनता है लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर कब से एलआईसी वालों की, या कब से सर इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी चालू हो जाती है? तो जैसे ही लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनी होल्डर बिकम्स ड्यू एंड सर्टन, उस समय से सर लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर चालू हो जाती है। मतलब द मोमेंट शिवांगी ने यहाँ पे गाड़ी ठोका बेटा मोक्ष की, द मोमेंट ये एक्सीडेंट हुआ, तो आईजी सर की लाइबिलिटी चालू। तो ऐसे केस के अंदर तुरंत मेरी लाइबिलिटी चालू हो जाएंगी क्या शिवांगी की मेरे टुवर्ड्स? यस। या दूसरा, द मोमेंट मुझे कुछ होके मैं हॉस्पिटल में, अगर मान लो मुझे कोई भी, मान लो बेसिक रूटीन कोई एक्सपेंस लग रहा है, रूटीन मेडिकल चेकअप का भी खर्चा हो रहा है, द मोमेंट हॉस्पिटल वालों ने मुझे चेकअप करके बिलिंग किया, एलआईसी वालों का क्या है यहाँ पर अमाउंट चालू हो जाएगा कि ड्यू हो जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे ड्यू हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? क्या इतनी बातें आपको क्लियर है क्या? तो मैंने देखो ये वाला जो आखिरी वाला पॉइंट है ना, इसके ऊपर सवाल बनता है बेटा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर का सवाल क्या बनता है बोलो जल्दी से? सर इसके ऊपर सवाल ये बनता है कि कितना पैसा यहाँ पर ड्यू बनता है। तो कितना पैसा ड्यू बनता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है क्या आपको बात है? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आपको इतनी बातें एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है क्या? है ना? यस यस यस। क्विकली, एकदम बढ़िया से सारे लोग जल्दी से बोलेंगे मुझे, क्या आपको ये पूरी पूरी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है? यस। चलो सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में सर? अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बोलो जल्दी से? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में। सभी लोगों का मुझे अब ध्यान चाहिए स्क्रीन के ऊपर। सर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एकदम खतरनाक वाला पॉइंट है जिसके बारे में आपको ध्यान देना
है। ठीक है ना, आ जाओ यहाँ पे, फोकस करना एकदम अच्छे से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, आ जाइए। देखो सर, मैं यहाँ पे बात करूंगा किसके बारे में, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे राहुल के। ठीक है, ओके। अब देखो राहुल जो है ना, इसको एसबीआई से क्या लेना था, इसको एसबीआई से लोन लेना था। बट राहुल का कहना था उसको भरोसा नहीं है। समझ रहा बात को, क्या कह रहा हूं मैं, एसबीआई का क्या कहना था, एसबीआई का ये कहना था कि उसको भरोसा नहीं है, किसके ऊपर, उसको भरोसा नहीं है सर राहुल के ऊपर, कि राहुल पैसे देगा कि नहीं देगा। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर राहुल मेरे पास आता है और राहुल मुझसे क्या कहता है, आईजी सर प्लीज एक काम कर दो ना, आप गारंटी दे देते हो क्या एसबीआई को, आप गारंटी दे देते हो क्या एसबीआई को, किस चीज को लेके, कि अगर मैंने लोन को रीपे नहीं किया, अगर मैंने लोन को वापस नहीं किया ना, तो एक काम कर देना, आप अमाउंट को पे कर देना, या आप अमाउंट को पे कर दोगे, ऐसी गारंटी दो किसको, एसबीआई को। तो मैंने क्या दिया, मैंने ऐसी गारंटी दिया एसबीआई को कि राहुल यार अपना छोटा भाई है, एक काम करो छोटे भाई को लोन मिल जाएगा, मुझे पता है राहुल की नीयत अच्छी है, बस एसबीआई को भरोसा नहीं है उसके ऊपर, बस एसबीआई को उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है, तो बस उस चक्कर का दिक्कत है यहाँ पे। तो एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति लोन दे रहा है उस व्यक्ति को बोला जाता है क्रेडिटर, जिस व्यक्ति को लोन दिया जा रहा है उसे बोला जाता है प्रिंसिपल डेटर, और जिस व्यक्ति ने ये श्योरिटी, जिस व्यक्ति ये गारंटी दे रहा है उस व्यक्ति को हम लोग नाम देते हैं किसका, उस व्यक्ति को हम लोग नाम देते हैं श्योरिटी का। किसका बोलो जल्दी से मुझे, उस व्यक्ति को हम लोग नाम देते हैं श्योरिटी का। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या, मैंने फिर से रिपीट कर दूं, जो व्यक्ति अमाउंट को दे रहा है उसे बोला जाता है क्रेडिटर, जिस व्यक्ति को लोन दिया जा रहा है उसे बोला जाता है प्रिंसिपल डेटर, और जो व्यक्ति उस लोन को लेके गारंटी दे रहा है उसे बोला जाता है श्योरिटी। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों, उसे बोला जाता है श्योरिटी। समझ में आ रहा है क्या इतनी बातें, क्या आपको इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है, यस सर इतनी बातें क्लियर है, ओके। अब देखो यहां पर क्या, अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे एक पर्सन प्रॉमिस करता है कि या डिस्चार्ज कर देंगे हम लाइबिलिटी को ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। मतलब आईजी सर ने यहाँ पे गारंटी दिया कि अगर यहाँ पर किसने पे नहीं किया, अगर राहुल ने पैसा पे नहीं किया, तो आईजी सर क्या करेंगे, उसके डिफॉल्ट के केस में आईजी सर अमाउंट को पे करेंगे। क्या करेंगे बोलो जल्दी से, आईजी सर अमाउंट को पे करेंगे। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है, यस सर। अगला देखो सर, इसके अंदर तीन पार्टीज होती है, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर। श्योरिटी मतलब जो पर्सन गारंटी देता है, प्रिंसिपल डेटर बेटा जिसके बदले में गारंटी दी जाती है, या जिसको लोन मिल रहा है, या जिसको मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, और जिसको गारंटी दी जा रही है उसे क्या बोला जाता है, क्रेडिटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो, क्रेडिटर बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है ट्राई पार्टी एग्रीमेंट। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि सर ऐसे एग्रीमेंट के अंदर तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है। मुझे बताइए तीन पार्टीज कौन कौन है, एक हुई क्रेडिटर, एक हुई श्योरिटी, और एक हुई प्रिंसिपल डेटर। ऐसे तीन पार्टीज इन्वॉल्व है सर, क्या है बोलो, ऐसी तीन पार्टीज इन्वॉल्व है सर, किसके अंदर, ऐसी तीन पार्टीज इन्वॉल्व है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। किसके अंदर बोलो जल्दी से, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। क्या आपको इतनी बातें क्लियर, यस। देखो पर जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके बीच का है, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में है। जो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके बीच में है बेटा, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में है। और जो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है वो है किसके बीच में, श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर। देखो क्या सर, ये हुआ मेन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, ओके। ये हुआ सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट, और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि अगर आईजी सर एसबीआई को अमाउंट पे करते हैं राहुल के बिहाफ में, तो आपको याद है सेक्शन नंबर 69 पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पार्टी, तो राहुल को क्या वो पैसा आईजी सर को देना पड़ेगा क्या, हाँ सर राहुल को वो पैसा आईजी सर को देना पड़ेगा। इसे बोला जाता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं बोलो जल्दी से, इसे बोला जाता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में मेन जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है वो होता है किसके बीच में, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। जो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट है ये होता है श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में, और जो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है ये श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में होता है। क्या, यस सर, श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर के बीच में होता है। क्या इतनी बातें क्लियर,
बोलो मुझे जल्दी से, क्या आपको इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर? सभी लोग फटाफट बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे। डन डना डन डन, क्विकली बोलो, फटाफट बोलो, जल्दी से बोलो मुझे। यस, चलिए, क्या हम आगे बढ़ेंगे क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस, चलिए सर, एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखिए क्या, अब सवाल बनता है सर, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ गारंटी। अब ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट किया क्यों जा रहा है? तो देखो सर, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है? गारंटी कॉन्ट्रैक्ट का ये पर्पस है बेटा कि यहां पर हम लोग पेमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं। देखो पेमेंट को कैसे सिक्योर किया, अब सोचो ना सर, एसबीआई अगर राहुल को जब लोन दे रही थी ना, उसको डाउट हो रहा था कि ये व्यक्ति पैसा देता कि नहीं देता, तो उसने मुझसे गारंटी लिया। इसका मतलब उसने पेमेंट को सिक्योर कराया। कराया कि नहीं कराया? यस सर, कराया। दूसरा, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मस्ट बी देयर। हो सकता है डायरेक्ट हो, जैसे राहुल को डायरेक्ट कंसिडरेशन है, पर राहुल को पैसा मिला तो मैं बोलूंगा मेरे को इनडायरेक्ट कंसिडरेशन मिला। क्या मिला बोलो जल्दी से? इनडायरेक्ट कंसिडरेशन मिला। ओके, अगला, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी। मुझे बताइए सर, यहाँ पे लाइबिलिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टाइम बार्ड लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए। जैसे राहुल को अभी पैसा मिला है, ऐसा नहीं होना चाहिए राहुल को 3 साल पहले पैसा मिल गया था, आज मैं उसकी गारंटी दे रहा हूं ना जी ना। राहुल की आज लाइबिलिटी आना चाहिए, जिसको लेकर मैं क्या दे रहा हूं बेटा? गारंटी दे रहा हूं। फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी प्रकार का मिस रिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए। अगर बेटा ऐसा हुआ, कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब कुछ गलत बातों से या कुछ बातों को छुपा के अगर मुझसे क्या ले लिया जाता है, मुझसे अगर गारंटी ले लिया जाता है, क्या ले लिया जाता है बोलो? मुझसे अगर गारंटी ले लिया जाता है, तो इस केस के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी जो गारंटी है वो इनवैलिड होंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो यहां पर जो लोन है ना, उस लोन का अमाउंट है ना, मुझे बताया गया बेटा कि 7% है, बट एक्चुअल में जो लोन का अमाउंट है ना, ये एक्चुअल में लोन का अमाउंट 10% है। तो मुझे जरा एक बात बताइए, मुझे जरा आप एक बात बताइए, ये जो हो रहा है बेटा, ये गलत हो रहा है कि बहुत गलत हो रहा है? सर ये ना बहुत गलत हो रहा है। समझ रहे आप बात को? ये ना बहुत गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपसे कुछ बातों को छुपाकर, क्या कहा मैंने बोलो? आपसे सर कुछ बातों को छुपाकर ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है क्या? हाँ सर, मुझसे कुछ बातों को छुपाकर ये कॉन्ट्रैक्ट यहां पर किया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं क्या कहूंगा? ऐसे सिचुएशन में मैं कहूंगा कि मैंने जो गारंटी दिया ना, ये क्या है बेटा? ये इनवैलिड है। क्या है बोलो जल्दी से? ये इनवैलिड है। क्या आपको बातें समझ में आई क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आई क्या? है ना? यस। रोहित सिंगला कह रहे राइटिंग प्रैक्टिस कब कराओगे? कब की करा लिया बेटा, ऑलरेडी अवेलेबल है राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन, बढ़िया से देख लो यूट्यूब के ऊपर, है ना? यस, अवेलेबल है, बस इतना सर्च करो, सीए फाउंडेशन क्वेश्चन एंड आंसर्स राइटिंग प्रैक्टिस बैच बाय इंद्रेश गांधी, आपको मस्त सेशन मिल जाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, चलो आओ, अब देखो अगला। सर इसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्ट ओरल फॉर्म में भी हो सकते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न फॉर्म में भी हो सकते हैं। और अब ये देखो, joining of co-sureties, if condition in imposed then other co-surety must join, otherwise contract is not valid। क्या होता है इसका मतलब समझिए। जैसे देखो, एसबीआई जो है ना बेटा, ये लोन दे रही है किसको? एसबीआई जो लोन है वो दे रही है बेटा किसको? अनिल अंबानी को। किसको बोलो जल्दी से? अनिल अंबानी को। अब अनिल अंबानी को जब लोन दिया जा रहा है ना, तो मैं दे रहा हूं बेटा गारंटी, और मैं क्या कह रहा हूं? मैं गारंटी केवल तब दूंगा, समझना बात को, मैं क्या कह रहा हूं? मैं गारंटी केवल तब दूंगा जब मेरे साथ कौन आएगा? मुकेश अंबानी भी अगर साथ में मिलके मेरे साथ गारंटी दे तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरा गारंटी तभी वैलिड होगा कब? जब मुकेश अंबानी भी साथ में आके मेरे साथ अनिल अंबानी के लोन की गारंटी लेगा। इसे बोला जाता है ज्वाइनिंग ऑफ कोश्योरिटी। क्या बोला जाता है बोलो? ज्वाइनिंग ऑफ कोश्योरिटी। मतलब क्या? अगर मैंने कंडीशन को इंपोज किया हो, कौन सी कंडीशन को इंपोज किया? कि कोश्योरिटी का जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कहा मैंने बोलो? कोश्योरिटी का जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक कोश्योरिटी नहीं जुड़ेगा
तब तक क्या मैं बनूंगा क्या? नहीं सर, तब तक मैं गारंटी नहीं दूंगा। तो जब तक वो दूसरा को श्योरिटी नहीं जुड़ जाता तब तक क्या मेरी गारंटी वैलिड रहने वाली है क्या? नहीं सर, तब तक मेरी गारंटी वैलिड नहीं रहेंगी। क्या इतनी बातें पूरी क्लियर क्लियर सारे लोग बता देंगे? क्या ये 6 पॉइंट्स एकदम माइंड में गए क्या बच्चों? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये 6 पॉइंट एकदम बढ़िया से माइंड में गए क्या? सभी लोग फटाफट फटाफट जल्दी से बता देंगे। यस सर, एकदम क्लियर है। बोलिए जल्दी से मुझे, एकदम क्लियर है? यस, चलो आ जाओ। अब सर, अब ये यूनिट इंपॉर्टेंट बेटा, हर चीज इंपॉर्टेंट है कुशल। ऐसे एग्जाम के 1 महीने पहले से फालतू सवाल नहीं पूछने का। ये यूनिट इंपॉर्टेंट है क्या, वो यूनिट, सब चीज इंपॉर्टेंट है। हर एक से सवाल पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूट, है ना? वैसे भी पिछले अटेम्प्ट में तो देख ही रहे अपन, जो नॉन इंपॉर्टेंट बोला इंस्टीट्यूट पहले उससे सवाल डालते, है ना? तो भाई पहले पढ़ के जाने का सब चीजों को। ठीक है, आइए चलो। अब देखो बात करेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ गारंटी के बारे में बात करेंगे। सर देखो, गारंटी दो प्रकार की होती है, एक होती है स्पेसिफिक गारंटी और दूसरी होती है कंटिन्यूइंग गारंटी। क्या कहा मैंने, बोलो? एक होती है स्पेसिफिक गारंटी और दूसरी होती है कंटिन्यूइंग गारंटी। क्या होती है बोलो जल्दी से? कंटिन्यूइंग गारंटी। अब ये स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यूइंग गारंटी का क्या मतलब होता है समझो, एकदम अच्छे से ध्यान देना। देखो, एक है बेटा शॉपकीपर। अब शॉपकीपर है ना, राहुल को मान लो कोई गुड सप्लाई कर रहा है, समझना, राहुल को गुड सप्लाई कर रहा है। अब वो शॉपकीपर है ना, डर रहा है बेटा राहुल को गुड सप्लाई करने से। बट मैंने क्या किया, मैंने, समझना, मैंने गारंटी दिया राहुल की, शॉपकीपर को, कि नहीं, राहुल जो है ना उस गुड्स का पैसा दे देगा। तो समझना, जब मैंने केवल और केवल एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर गारंटी दिया हूं तो इसे बोला जाता है स्पेसिफिक गारंटी। क्या बोला जाता है बोलो बच्चों? इसे बोला जाता है स्पेसिफिक गारंटी। तो स्पेसिफिक गारंटी का मतलब क्या होता है, यहां पर एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर, जो ये एक ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, सिर्फ इसके ऊपर मेरी गारंटी दे रहा हूं मैं। लेकिन मैं शॉपकीपर को ऐसा बोलूं कि जब जब राहुल आए तब तब वो जो भी सामान खरीदे उसको दे देना, मेरी गारंटी है उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर। तो राहुल जब जब माल खरीदेगा T1 T2 T3 वाले ट्रांजैक्शन में, सारे ट्रांजैक्शंस पर मेरी गारंटी रहेंगी, जिसे कंटिन्यूइंग गारंटी बोला जाता है। अब जब तक मैं इस कंटिन्यूइंग गारंटी को रोक नहीं देता, मतलब मान लो 3 ट्रांजैक्शन हो गए, उसके बाद मैंने शॉपकीपर को बोला कि अब मेरी गारंटी नहीं रहेंगी, तो इसका मतलब T4 वाले ट्रांजैक्शन पे मेरी गारंटी नहीं रहेंगी बच्चों। मेरी गारंटी केवल और केवल 3 ट्रांजैक्शंस के ऊपर ही रहेंगी। क्या? हाँ सर, केवल और केवल ये 3 ट्रांजैक्शंस के ऊपर ही रहेंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या आपको इतनी बातें समझी? ओके। तो मैंने क्या कहा, मैंने आपके साथ क्या कहा जरा बताइए मुझे। मैंने आपके साथ ये कहा कि देखिए सर, कंटिन्यूइंग गारंटी में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के लिए यहाँ पे गारंटी एक्सीड करती है। गारंटी कब तक चलती है? जब तक मैं गारंटी को रिवोक नहीं कर देता। रिवोक का मतलब क्या होता है? कैंसिल नहीं कर देता। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से? मैं जब तक गारंटी को कैंसिल नहीं कर देता तब तक गारंटी चलती है। क्या? यस सर। लेकिन स्पेसिफिक गारंटी एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए चलती है, और जैसे ही वो डेट डिस्चार्ज हो गया, जैसे ही वो डेट पे हो गया, मेरी गारंटी समाप्त हो जाएंगी। मतलब सर, जैसे ही ये ट्रांजैक्शन 1 का पेमेंट अगर राहुल कर देता है तो मेरी गारंटी समाप्त, ऐसा यहां पर बोला जाता है। डन डना डन डन। यस सर। सर इसके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट है? इसके अंदर कंटिन्यूइंग गारंटी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, और ये वाला भी एग्जाम में पूछते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट को लेके। ये दो टॉपिक्स के ऊपर आपको बहुत सारे सवाल दिख जाएंगे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन में भी, और इसके अलावा हमारे क्वेश्चन बैंक में भी। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। अब बात करेंगे नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी को लेके, कि सर श्योरिटी की लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहला, इसकी लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव होती है विद दैट ऑफ प्रिंसिपल अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। इसका मतलब क्या है? को एक्सटेंसिव का मतलब ये होता है, उन सारे ट्रांजैक्शन जिसके लिए प्रिंसिपल डेटर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, वो सारे ट्रांजैक्शन के लिए श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल रहेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या कहा मैंने, बोलो? वो सारे ट्रांजैक्शन, ऑल ट्रांजैक्शन जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? जिसके लिए प्रिंसिपल डेटर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ऑल ट्रांजैक्शन जिसके लिए प्रिंसिपल डेटर रिस्पॉन्सिबल रहेगा,
वो सारे ट्रांजैक्शन के लिए श्योरिटी भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा। मतलब जितनी लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है उतनी लाइबिलिटी आती है किसकी, श्योरिटी की। इसे बोला जाता है को एक्सटेंसिव लाइबिलिटी। क्या बोला जाता है, बोलो, को एक्सटेंसिव लाइबिलिटी। एग्जांपल दूं क्या, देखो सर, यहां पर अपना कॉमन पुराना वाला एग्जांपल, एसबीआई ने राहुल को क्या दिया, एसबीआई ने राहुल को लोन दिया। मान लो राहुल का लोन था 10 लाख रुपए का और उसके ऊपर ब्याज चढ़ता है 2 लाख रुपए का, तो मैं बोलूंगा 12 लाख। तो अगर राहुल की लाइबिलिटी 12 लाख है तो आईजी सर की भी लाइबिलिटी कितनी होने वाली है, 12 लाख। मान लो राहुल ने पे कर दिया 6 लाख रुपए, तो बचे 6 लाख। तो अब आईजी सर की लाइबिलिटी कितनी होंगी, 6 लाख की। मतलब जितनी लाइबिलिटी राहुल की है उतनी लाइबिलिटी आईजी सर की है, जितनी लाइबिलिटी राहुल की है उतनी लाइबिलिटी आईजी सर की है। क्या बात है, इतनी क्लियर, क्लियर? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर, क्लियर? ठीक है, आ जाओ अगला सेकंड पॉइंट, सेकेंडरी इन नेचर के बारे में बात करेंगे। मुझे बताइए मेरी लाइबिलिटी प्राइमरी होती है क्या, नहीं सर, पहले लाइबिलिटी तो राहुल की आएंगी, आपकी लाइबिलिटी सर सेकेंडरी नेचर की होती है। मतलब क्या, अगर डिफॉल्ट प्रिंसिपल डेटर करता है ना, केवल और केवल तब श्योरिटी की लाइबिलिटी आती है। मतलब सर अगर श्योरिटी, समझना, प्रिंसिपल डेटर ने राहुल से समय से पे कर दिया तो मेरी लाइबिलिटी कभी आएंगी क्या, कभी नहीं आएंगी। ओके, अगला सर, डेटर कैनॉट बी हेल्ड लायबल बिकॉज डिफेक्ट इन डॉक्यूमेंट, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी ऑल्सो सीजेस। वो तो ऑब्वियस है सर, जिसके लिए प्रिंसिपल डेटर, जब जब प्रिंसिपल डेटर लायबल नहीं होगा तो श्योरिटी की भी लाइबिलिटी नहीं आएंगी। जैसे मान लो प्रिंसिपल डेटर और बैंक के बीच में, यानी कि क्रेडिटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पर वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड था क्योंकि डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं थे, तो प्रिंसिपल डेटर की कोई लाइबिलिटी नहीं। तो इसका जवाब होगा श्योरिटी की भी कोई लाइबिलिटी होंगी क्या, नहीं सर, नहीं होंगी। श्योरिटी की कोई लाइबिलिटी होंगी क्या, बोलो बच्चों, नहीं सर, श्योरिटी की लाइबिलिटी भी नहीं होंगी। ओके, अगला सर, क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट दी श्योरिटी फर्स्ट। ऐसा हो सकता है बेटा कि एसबीआई क्या बोले कि मुझे राहुल से पैसा क्लेम नहीं करना, मुझे सीधा क्या करना है, मुझे सीधा श्योरिटी से पहले पैसा क्लेम करना है, फर्स्ट स्टेटस क्लेम करना है। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। क्या कहा मैंने, बोलो, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। गॉट इट एवरीवन? तो मैंने ये कहा आपके साथ कि श्योरिटी जो है, श्योरिटी के पास डायरेक्टली जा सकता है क्रेडिटर, बोल सकता है मुझे प्रिंसिपल डेटर से पैसा नहीं वसूलना है, सीधा मुझे वसूलना है, किससे, सीधा मुझे वसूलना है, बोलो जल्दी से, श्योरिटी से। क्या चारों बातें क्लियर? पहला बोला लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव हो सकती है, दूसरा सेकेंडरी नेचर की होती है, तीसरा जहां प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी नहीं होती वहां श्योरिटी की लाइबिलिटी नहीं होती, और चौथा क्रेडिटर जो है वो बोल सकता है कि मुझे सीधा श्योरिटी से पहले पैसे को वसूल करना है। ठीक है, डन 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 डन। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ डिस्चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग, मोड ऑफ डिस्चार्ज के बारे में अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। सर मोड ऑफ डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, मोड ऑफ डिस्चार्ज का मतलब होता है कि कौन से ऐसे केसेस है जब श्योरिटी की लाइबिलिटी नहीं आने वाली है। मतलब सर आप क्या बोल रहे हो, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि देखो, एसबीआई ने लोन दे के रखा है राहुल को, ठीक है, ओके, और जो श्योरिटी है, जो श्योरिटी है यानी कि आईजी सर, इनकी लाइबिलिटी होती है एसबीआई के टुवर्ड्स। बट कुछ ऐसे केसेस है जब श्योरिटी की लाइबिलिटी नहीं आएंगी। मैं अभी उन केसेस के बारे में आपके साथ बात करने जा रहा हूं, ठीक है ना? तो मैं अभी आपको वो केसेस पढ़ाने जा रहा हूं जब श्योरिटी की लाइबिलिटी आएंगी क्या, नहीं सर, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में से। ठीक है, ओके, देखो, सबसे पहला है रिवोकेशन ऑफ गारंटी। रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ गारंटी, ठीक है ना? तो अगर गारंटी कैंसल हो जाए तो श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। जैसे देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है, सारे लोग ध्यान देना है यहां पर, ठीक है ना? हाँ, यस, तो मैंने क्या कहा,
मैंने ये कहा सर कि श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएंगी सर, श्योरिटी की लाइबिलिटी यहाँ पे रिवोक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बोलो जल्दी से, श्योरिटी की लाइबिलिटी यहाँ पर रिवोक हो जाएंगी। पहला, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अगर कैंसल होती है तो सॉरी गाइस, आ जाओ। दोस्तों, सारे के सारे लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ जाओ। मित्रों 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 सुनो, आओ सुनो सुनो सुनो, ध्यान दो। अरे होता है वो कभी कभार के, वो पानी पिया मैंने जस्ट और बोलना चालू कर दिया ना, तो थोड़ा सा हो जाता है। चलो आओ मित्रों, सारे के सारे लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसके बारे में, रिवोकेशन ऑफ गारंटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट है बाय नोटिस। किसके बारे में बात हो रही है बोलो जल्दी से, फर्स्ट पॉइंट है बाय नोटिस। किसके बारे में बोलो जल्दी से, बाय नोटिस। ठीक है सर, ये नोटिस का मतलब क्या होता है, नोटिस का मतलब होता है अगर श्योरिटी बोल दे। क्या कहा मैंने, बोलो। नोटिस का मतलब होता है कि अगर श्योरिटी बोल दे, क्या बोल दे बोलो सर, श्योरिटी बोल दे कि मुझे ट्रांजैक्शन, मुझे आगे के फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के ऊपर मेरी लाइबिलिटी नहीं रहेंगी, ऐसा नोटिस में ला दिया, ऐसा श्योरिटी ने बोल दिया। तो इस केस के बाद ध्यान रखना, जब से उसने बोला है उसके आगे के ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी लाइबिलिटी रहेंगी क्या, नहीं सर नहीं रहेंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर सर एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने मिस्टर, अपन ने कहा है मिस्टर ए को गुड्स देने के लिए। मैंने ये भी बोल रखा हूं शॉपकीपर को, कुछ भी हुआ ना तो मेरी गारंटी है, चिंता मत करना। अब इनका एक ट्रांजैक्शन होता है 20,000 रुपए का, इनका एक ट्रांजैक्शन होता है 30,000 रुपए का। फिर जैसे ही दो ट्रांजैक्शन हुए ना, मैंने इसके बाद यहां पर नोटिस दे दिया, मैंने बोल दिया कि आगे के ट्रांजैक्शन के लिए, फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए मैं लायबल नहीं रहूंगा। तो देखो, जब भी मैं नोटिस देता हूं ना, तो मान लो अगर आगे एक 70,000 का ट्रांजैक्शन होता है तो मेरी लाइबिलिटी नहीं रहेंगी। लेकिन सर जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, क्या उसके लिए आईजी सर की लाइबिलिटी आती है क्या बेटा, हाँ सर उसके लिए मेरी लाइबिलिटी आएंगी।
मतलब क्या, कभी भी मैं नोटिस देके फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को रिवोक कर सकता हूं, पर पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए, पुराने ट्रांजैक्शंस के लिए जो ऑलरेडी अक्रू हो चुके हैं, क्या उसके लिए मेरी लाइबिलिटी होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल होती है। ठीक है, तो देखो, कंटिन्यूइंग गारंटी मे बी रिवोक बाय श्योरिटी फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, पास्ट ट्रांजैक्शन लाइबिलिटी रिमेन्स, स्पेसिफिक गारंटी कैन ओनली बी रिवोक्ड इफ लाइबिलिटी इज नॉट अक्रूड। तो क्या बोला यहाँ पे, अगर लाइबिलिटी मान लीजिए अक्रू नहीं होती है, क्या कहा मैंने, बोलो, लाइबिलिटी अगर अक्रू ही नहीं होती है तो उस केस में मैं लाइबिलिटी को रिवोक कर सकता हूं, बट फ्यूचर चीजों के लिए मैं लाइबिलिटी को रिवोक कर पाऊंगा क्या? नहीं सर, नहीं कर पाऊंगा। कर पाऊंगा क्या? नहीं सर, नहीं कर पाऊंगा। क्या इतनी बातें क्लियर? क्लियर बोलो जल्दी से मुझे, क्या इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर? क्लियर, यस सर। चलिए अब देखो, अब मैं बात करूंगा दूसरे पॉइंट को लेके, श्योरिटीज डेथ को लेके। अब देखो क्या हुआ है यहाँ पर, देखो एक है, यहाँ पे है शॉपकीपर, शॉपकीपर ने ए को गुड्स देने वाला है बेटा, है ना, ओके। और मिस्टर बी ने क्या दे के रखा है, मिस्टर बी ने यहाँ पे शॉपकीपर को गारंटी दे रखा है। क्या दे रखा है, बोलो जल्दी से, गारंटी दे रखा है। अब देखो क्या होता है, अब होता कुछ ऐसा है, क्या होता है सर, होता कुछ ऐसा है यहाँ पर कि इस केस के अंदर, सारे लोग सुनना सर, इस केस के अंदर ना मिस्टर ए को 10,000 के गुड्स दिए पहले, मिस्टर बी ने, शॉपकीपर ने और उसके बाद 12,000 के गुड्स दिए, फिर उसके बाद और 13,000 के गुड्स दिए, लेकिन उसके बाद मिस्टर ए की डेथ हो जाती है। अब डेथ होने के बाद 17,000 के और गुड्स दिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मिस्टर बी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो इन 3 पुराने पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए लायबल रहता है। लेकिन सर ये 17,000 वाला, यानी कि डेथ के बाद वाला जो ट्रांजैक्शन है ना, उसके लिए लायबल होने वाला है क्या? नहीं सर, नहीं लेने वाला है। तो देखो, जो मिस्टर, समझना, जिस पर्सन की मृत्यु हुई, श्योरिटी के जो एस्टेट होंगी, जो प्रॉपर्टी होंगी, वो लायबल होंगी पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए, पर क्या फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए लायबल होती है क्या? नहीं सर, लायबल नहीं होती है। सर मुझे एक बात बताइए, जरा एक बात बताओ सर, यहाँ पे जो लाइबिलिटी आ रही है वो आ रही है कितने की? 35,000 रुपए की। और सर मान लो मिस्टर बी के पास जो प्रॉपर्टी आई है, जो मिस्टर बी की जो प्रॉपर्टी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास आई है, वो 20,000 की है। तो उस केस के अंदर बच्चा 20,000 की ही मैक्सिमम लाइबिलिटी रहने वाली है। क्या रहने वाली है, बोलो? 20,000 की ही मैक्सिमम लाइबिलिटी रहने वाली है। सर मान लो प्रॉपर्टी आई होती 40,000 की, तो उस केस में मैं कह देता 35,000 की फिर लाइबिलिटी होती क्या? हाँ सर, फिर लाइबिलिटी होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। ये अपन ने कल वाले केस में भी, यूनिट नंबर 6 में भी, वो लास्ट पॉइंट में पढ़ा था, लाइबिलिटी फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ऐसा ही कुछ पर्सन था वो, अरे बोलो ना, ऐसी कोई बात थी वो भी, है ना, यस। तो देखो, तो श्योरिटी के डेथ में फ्यूचर ट्रांजैक्शन को लेके लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, बस पास्ट ट्रांजैक्शन की लाइबिलिटी के लिए एस्टेट लायबल होता है क्या? श्योरिटी जिसकी डेथ हुई है उसके बारे में, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल लायबल होता है। ठीक है, ओके सर। अब देखिए अगला, नेक्स्ट मैं बात करूंगा बाय रिवोकेशन के बारे में। किसके बारे में? बाय रोवेशन के बारे में। नोवेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर देना। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लो राहुल को एसबीआई ने राहुल को लोन दिया है बेटा, मैंने उसकी गारंटी दिया। अब राहुल और एसबीआई के बीच में कुछ चेंज हो जाता है, इनका कॉन्ट्रैक्ट, इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाते हैं, जो ये मुझे नहीं बताते। तो एक बात ध्यान रखना, जब से इन्होंने चेंज किया है उसके आगे के लिए मेरी लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है, मेरी गारंटी रिवोक हो जाती है। अगर मेरे से बिना पूछे इन्होंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस किए, तो भले मेरे फायदे के क्यों ना हो, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में मैं क्या कहूंगा? इनवैलिड हो जाएंगे। क्या? यस सर, इनवैलिड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बोलो बच्चों? इनवैलिड हो जाएंगे। क्या आपको इतनी बातें क्लियर? बोलिए, ये तीनों पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर? क्लियर सभी लोग चैट में लिख देंगे, क्लियर क्लियर, जल्दी से लिख दो, क्लियर क्लियर, है ना, यस। चलो चलो चलो, क्या हम आगे बढ़ेंगे क्या बच्चों? क्या हम आगे बढ़ेंगे क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस, चलो, चलिए 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 सर, नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। अगला पॉइंट देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखो, बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर के बारे में। चलो सर, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर का मतलब होता है बिहेवियर ऑफ क्रेडिटर। क्या होता है, बोलो? बिहेवियर ऑफ क्रेडिटर। क्या होता है, बोलो जल्दी से?
बिहेवियर ऑफ क्रेडिटर। सर बिहेवियर ऑफ क्रेडिटर का क्या अर्थ हुआ? इसका ये मतलब होता है, समझना बात को, इसका ये मतलब होता है बेटा कि क्रेडिटर के बिहेवियर से कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है, यानी कि श्योरिटी विल नॉट बी लायबल। जैसे देखो पहला वेरिएंस इन द टर्म्स विदाउट द अनसेंट ऑफ श्योरिटी, मतलब क्या? ये वाला नोवेशन ही इसका मतलब हो गया बेटा कि अगर क्रेडिटर, समझना, अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाता है और श्योरिटी से पूछते भी नहीं है बेटा, श्योरिटी को बताते भी नहीं है, उसको एक बार इन्फॉर्म भी नहीं करते, बस श्योरिटी बोलेगा मैं नॉट लायबल, समझ रहे बात को, आई विल नॉट बी लायबल, ऐसा श्योरिटी बोलेगा। ओके अगला, बाय रिलीज या डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। तो देखो क्या, अगर क्रेडिटर क्या करता है, प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज करता है, तो आपको पता है बेटा लाइबिलिटी तो को एक्सटेंसिव होती है, अगर प्रिंसिपल डेटर लायबल तो मैं लायबल, प्रिंसिपल डेटर लायबल नहीं तो मैं लायबल नहीं, समझे क्या बात को? यस। तो अगर प्रिंसिपल डेटर को ही लाइबिलिटी से रिलीज कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, या कोई फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके उसको हटा दिया, तो आप ये नहीं बोल सकते श्योरिटी तुझे तो पैसा देना पड़ेगा, अजी नहीं, श्योरिटी को पैसा नहीं देना पड़ेगा, समझे क्या आप बात को? यस। तीसरा पॉइंट, बाय कंपोजिशन प्रॉमिस टू गिव टाइम एंड प्रॉमिस नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर। अब देखो क्रेडिटर है ना, ज्यादा उदारता बन रहा है, क्रेडिटर के मन में ज्यादा उदारता आ रही है। क्रेडिटर क्या कहता है प्रिंसिपल डेटर से, मैं आपको थोड़ा ज्यादा समय देता हूं पैसा देने के लिए। मुझे एक बात बताइए, प्रिंसिपल डेटर को ज्यादा, अगर एसबीआई ने ज्यादा समय दिया बेटा किसको, राहुल को, तो मुझे बताइए ब्याज का फायदा किसका हुआ? एसबीआई का। अब सोच के देखो, ब्याज का फायदा एसबीआई को, और नुकसान एक्चुअल में किसका होने वाला है? भाई राहुल ने पैसा नहीं दिया तो नुकसान तो ये तो मेरे गले की हड्डी है ना बेटा। तो ऐसे इसमें बोल के रखा है कि अगर आपने ज्यादा टाइम दिया प्रिंसिपल डेटर को तो मैं नॉट, आई विल नॉट बी लायबल, ऐसा समझे क्या? तो लॉ कहता है फिर आप क्रेडिटर को स्यू नहीं कर पाओगे, इसलिए आपने अननेसेसरी ज्यादा का समय देना है क्या प्रिंसिपल डेटर को? नहीं देना है सर, खुद से, क्योंकि एसबीआई छत्री है, उसको पता है राहुल को ज्यादा समय दूंगा मस्त ज्यादा ब्याज छीनूंगा फिर आईजी सर से। तो ऐसे हरकतें होनी चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगला, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, द क्रेडिटर्स एक्ट या ओमिशन या इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। अब देखो क्या, बाय क्रेडिटर्स एक्ट या ओमिशन या इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी, इसका क्या मतलब होता है समझिए आप बात को। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना। आई जी सर, नहीं उल्टा हो गया। हाँ, जैसे देखो एसबीआई, राहुल, राहुल ने एसबीआई को क्या दिया बेटा? गोल्ड दिया, बदले में 10 लाख का लोन लिया। आईजी सर ने श्योरिटी दिया इस बात की। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो गोल्ड की कीमत है ना, ये कितने की है? ये है 5 लाख रुपए। अब आप समझना, अगर एसबीआई से ये जो गोल्ड है ये घूम जाता है, घूम जाता है, मुझे एक बात बताइए, एसबीआई और 10 लाख रुपए राहुल पे नहीं करता है, तो एसबीआई मुझसे कितना पैसा क्लेम कर सकता है? तो मैं बताऊं, 10 माइनस 5, यानी कि एसबीआई मुझसे 5 लाख रुपए ही क्लेम कर पाएगा। देखो मैं कहूंगा एसबीआई से, एसबीआई मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने रेडी हूं, बट तुम मुझे 5 लाख रुपए का गोल्ड दो। अब तुमने 5 लाख रुपए का गोल्ड घुमाया तुम्हारे केयरलेसनेस से, तो इसकी ये जो रेमेडी थी मेरे पास अवेलेबल, जिससे मैं अपने पैसे को वसूल कर सकता था, तुमने वो रेमेडी को कैंसिल कर दिया। अब भुगतो तुम, क्या करो बोलो जल्दी से, अब भुगतो तुम। समझ में आ रही क्या बात है? तो ऐसे केस के अंदर यहां पर क्या बोलूंगा कि सर अगर कोई ऐसा क्रेडिटर के द्वारा एक्ट होता है जिससे मेरी जो इवेंचुअल रेमेडी है वो हैम्पर होती है, वो गड़बड़ होती है, तो उतने अमाउंट से मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा बोलो बच्चों? उतने अमाउंट से मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा। उतने अमाउंट से क्या मैं लायबल रहूंगा? क्या नहीं सर, उतने अमाउंट से मैं लायबल नहीं रहूंगा। ऐसा पॉइंट यहां पर होने वाला है। क्या आपको इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर? क्लियर, यस सर। चलिए आ जाइए, अब अगला पॉइंट देखो, ऑन इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बोलो? ऑन इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है बेटा, वो कुछ केस में इनवैलिड हो जाता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी एनफोर्सेबल, ऐसा इसका मतलब होता है। ठीक है, देखिए सर, गारंटी ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन या गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट। तो देखो
अगर गलत बोलकर या झूठ बोलकर अगर आप गारंटी ऑब्टेन करते हो तो ये भी खत्म हो जाती है गारंटी। और अगर कुछ छुपाकर, कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपाना, और अगर कोई बात को छुपाकर आप गारंटी ऑब्टेन करते हो तो वो भी इनवैलिड मानी जाती है। और तीसरा ये पड़ा हुआ पॉइंट है जहां पे गारंटी में मैं क्रेडिटर को बोल के रखो कि मैं तभी श्योरिटी बनूंगा जब तक मेरे साथ कोई दूसरा श्योरिटी नहीं जुड़ता। तो और अगर वो श्योरिटी नहीं जुड़ा है, जैसे अनिल अंबानी वाला एग्जांपल याद है कि अनिल अंबानी को लोन मिला पर मैं गारंटी के लिए तभी दूंगा जब मेरे साथ मुकेश अंबानी ज्वाइन करेगा। तो जब तक मुकेश अंबानी नहीं जुड़ता है बेटा तब तक क्या मेरी गारंटी वैलिड होने वाली है क्या? नहीं। और मान लो अगर मुकेश अंबानी नहीं जुड़ा तो मेरी गारंटी भी इनवैलिड मान ली जाती है। क्या मान ली जाती है बोलो बच्चों? इनवैलिड मान ली जाती है। डन डना डन डन। देखो 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 जल्दी से, डन डना डन डन। सभी लोग फटाफट फटाफट बोलेंगे। क्या आपको इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? है ना? यस सर, पूरी बातें आपको एब्सोल्युटली क्लियर है। बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको इतनी बातें क्लियर क्लियर? ठीक है चलो, क्या मैं आगे बढ़ू? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? सभी लोग फटाक से फट बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे मुझे, क्या आपको इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है? यस। चलो 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 सर, आ जाओ अगले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। और अगला पॉइंट देखो क्या सर, अगला हम लोग ऐसे कुछ पॉइंटर्स बात करने वाले हैं जहां पे श्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख देना, ये एग्जाम में पूछने के बहुत चांसेस है। पहला, वेयर एग्रीमेंट इज मेड बाय क्रेडिटर विथ थर्ड पार्टी नॉट टू गिव विथ प्रिंसिपल डेटर टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। देखो यहां पर क्या हो रहा है सर, अगर प्रिंसिपल, सुनना, अगर क्रेडिटर खुद से ज्यादा टाइम देना चाहता है प्रिंसिपल डेटर को, वो नहीं दे सकता। लेकिन समझना, अगर क्रेडिटर या थर्ड पार्टी, श्योरिटी हो सकता है या कोई और भी पर्सन हो सकता है, जो कहता है एसबीआई से प्लीज यार थोड़ा सा और समय दे दो ना राहुल को, अभी उसका एक काम चल रहा है, वो प्रोजेक्ट जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, वो आपके लोन को पे कर देगा। समझना? तो प्रिंसिपल डेटर ने खुद से होके लोन की वैलिडिटी को बढ़ाया क्या? नहीं बढ़ाया। उसने दूसरे के कहने पर, या मान लो प्रिंसिपल डेटर के कहने पर या श्योरिटी के कहने पर बढ़ाया ना, हाँ, तो उस केस के अंदर श्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होंगी। समझे क्या मतलब? सर अगर सुनो ना, अगर मान लो क्रेडिटर को खुद से मस्ती होती टाइम बनाने की तो बेटा श्योरिटी डिस्चार्ज, लेकिन खुद से उसने नहीं बढ़ाया सर, उसने दूसरे से पूछा या उसको दूसरे के कहने पर उसने बढ़ाया, तो उस केस के अंदर उसकी फिर श्योरिटी की लाइबिलिटी विल नॉट बी डिस्चार्ज। क्या कहा मैंने? बोलो, श्योरिटी की लाइबिलिटी विल नॉट बी डिस्चार्ज। डन है क्या? डन है क्या? डन है क्या? डन है क्या? यस सर। अब देखो, mere forbearance on the part of creditor to sue the principal debtor and enforce any remedy against him। इसका मतलब देखो, इसका मतलब होता है कि मेयर फॉरबेरेंस, मेयर फॉरबेरेंस का मतलब क्या होता है? मैं बस सहना चाहता हूं, समझना बात को। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि क्रेडिटर है ना, बस सहना चाहता है बेटा। क्या करना चाहता है बोलो? जस्ट अ सेकेंड, लाइन गई है, जस्ट अ सेकेंड में लाइट चालू करता हूं। ओके चलो, लेट्स गो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, सब आज ही हो रहा है बेटा, लाइन जाना, ये होना, सब कुछ आज ही हो रहा है अपने इसमें। ठीक है, आ जाइए, चलो कोई दिक्कत नहीं। पर जो वो इन्वर्टर के लाइट है वो चालू नहीं थे, फिर मैंने दूसरे चालू कर दिए। अब ठीक है, आ जाओ, ऑल क्लियर है। देखो नेटवेट भी मेरे हिसाब से आ गया होगा शायद तक, वो एयरटेल वाला ज्वाइन हो जाना चाहिए। हाँ चलिए, परफेक्ट है, आ जाओ। ओके दोस्तों, अब देखिए क्या, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे सर जो ये है ना अपना क्रेडिटर है ना, वो बस फॉरबेयर कर रहा है। फॉरबेयर का मतलब होता है सहना। क्या मतलब होता है बोलो जल्दी से? फॉरबेयर का मतलब होता है सहना। सर इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो एक एक प्रकार से जो क्रेडिटर है ना, वो बस सह रहा है कि ठीक है यार, मैं तू आज नहीं तो कल पैसा दे, ताकि देखो, बेसिकली मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि एसबीआई जानबूझ के थोड़ा सा डिले कर रहा है यहाँ पे राहुल से पैसा लेने के लिए। ये नहीं कि उसको इंटरेस्ट कमाना है, सिर्फ इसलिए कि आईजी सर से मुझे पैसा क्लेम करना ना पड़े। हो सके तब तक मैं राहुल से ही पैसा क्लेम करूं। क्या कहा मैंने? बोलो, हो सके तब तक मैं राहुल से ही पैसा क्लेम करूं। ऐसा कौन चाहता है बेटा? ऐसा एसबीआई चाहता है। कौन चाहता है बोलो? ऐसा एसबीआई चाहता है। तो इस केस के अंदर अगर सिर्फ फॉरबेरेंस कर रहा है कौन? अगर सिर्फ
एसबीआई तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं कहूंगा कि लाइबिलिटी किसकी होंगी सर, इस सिचुएशन में लाइबिलिटी क्रेडिटर की बरकरार रहेंगी। तो देखो दो बातें सर, एग्रीमेंट जब क्रेडिटर कोई थर्ड पर्सन के साथ अगर करता है ज्यादा टाइम देने का तो वैलिड है, क्रेडिटर विल नॉट, प्रिंसिपल श्योरिटी विल नॉट बी डिस्चार्ज। और दूसरा, क्रेडिटर अगर से फॉरबेरेंस कर रहा है, फॉरबेरेंस मतलब जस्ट बिकॉज कि वो राहुल से ही पैसा क्लेम करे इसलिए वो थोड़ा सा समय उसको दे रहा है, तो अगेन इस केस के अंदर भी लाइबिलिटी किसकी रहने वाली है सर, लाइबिलिटी यहां पर रहने वाली है किसकी, आईजी सर की। ठीक है, तो ये दो केसेस में आईजी सर की लाइबिलिटी कभी खत्म होने वाली है क्या, नहीं होने वाली। ओके, अब देखो, अब मैं बात करूंगा राइट्स ऑफ श्योरिटी के बारे में, यानी कि आईजी सर के राइट के बारे में। चलो सबसे पहला मेरे पास क्या क्या राइट है, राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। तो सबसे पहला राइट है राइट ऑफ सबरोगेशन। इसका कहना है कि अगर राहुल ने पैसा क्लेम नहीं, राहुल ने अगर 12 लाख रुपए नहीं दिए एसबीआई को और आईजी सर ने अगर 12 लाख रुपए दे दिए, तो अब आईजी सर 12 लाख रुपए वसूल कर पाएंगे किससे, राहुल से। इसे बोला जाता है राइट ऑफ सबरोगेशन। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से, राइट ऑफ सबरोगेशन। और दूसरा पॉइंट है इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई श्योरिटी। देखो द श्योरिटी जो है ना, ये रिकवर कर सकता है प्रिंसिपल डेटर से क्या, जो भी सम उसने पे किया है राइटफुली अंडर दी गारंटी, बट रॉन्गफुल सम को पे कर सकता है क्या, नहीं। रॉन्गफुल पैसों को मैं क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन राइटफुली मैंने जितना भी अमाउंट पे किया हूं ना, मैं वो पूरा के पूरा पैसा वसूल कर सकता हूं किससे, राहुल से। अभी राइट ऑफ सबरोगेशन का मतलब क्या होता है, जब मैं पेमेंट ऑफ गारंटी डेट दे देता हूं तो अब मैं क्रेडिटर के शूज में एंटर कर गया हूं। मतलब क्या, इसका मतलब समझो, जैसे देखो अगर एसबीआई है, एसबीआई के पास गोल्ड रखा हुआ था राहुल का, ठीक है ना, और मान लो, सुनो ना, और मान लो यहां पर आईजी सर ने पूरा के पूरा 12 लाख रुपए पे किया, तो अब आईजी सर क्या बोलेंगे, ये जो गोल्ड है ये अब आप मुझे दे दो। एसबीआई तुम हटो क्रेडिटर की पोजीशन से, अब मैं राहुल के लिए क्रेडिटर की पोजीशन पे आ जाऊंगा और अब मैं पूरा पैसा वसूल करूंगा राहुल, राहुल से। मानो ऐसे कि मैं राहुल का क्रेडिटर हूं। समझ रहे क्या, मतलब सर तुम्हारे पास एसबीआई के पास और भी कुछ राहुल का सामान रखा होगा, तो वो भी मैं क्या अपने पास ले लूंगा क्या, हाँ सर वो भी मैं अपने पास ले लूंगा। इसे बोला जाता है राइट ऑफ सबरोगेशन, कि जो अब एक श्योरिटी है वो प्लेसेस इनटू द स्टेप्स ऑफ या शूज ऑफ क्रेडिटर। मतलब अब मैं क्रेडिटर के स्थान पर आ रहा हूं किसके लिए सर, राहुल के लिए। मतलब अब मैं राहुल से पूरा पैसा वसूलने वाला हूं क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर, राहुल से पूरा पैसा वसूलने वाला हूं। तो देखो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट दो राइट है, राइट ऑफ सबरोगेशन है और दूसरा है इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई श्योरिटी। क्या है बोलो जल्दी से, इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई श्योरिटी। अब देखिए राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, सर श्योरिटी के पास क्या क्या राइट है क्रेडिटर के अगेंस्ट, एसबीआई के अगेंस्ट मेरे पास क्या क्या राइट है। तो देखो पहला राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी, दूसरा राइट टू सेट ऑफ, और तीसरा राइट टू शेयर रिडक्शन। क्या कहा मैंने, बोलो राइट टू शेयर रिडक्शन। अब ये तीनों का क्या क्या मतलब होता है एक एक करके एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे, अब सारे लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, सुनो सुनो सुनो। पहला पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ सर, एसबीआई राहुल, ये पता होगा 10 लाख, इसने बदले में क्या दिया, शेयर सर्टिफिकेट जमा कराया। शेयर सर्टिफिकेट की कीमत है 2 लाख रुपए की। ठीक है, ओके। अब आईजी सर जो है ना, वो अगर 10 लाख रुपए पे करते हैं एसबीआई को, तो मुझे बताइए एसबीआई को ये जो 2 लाख के शेयर सर्टिफिकेट है ये किसको देने पड़ेंगे, ये देने पड़ेंगे आईजी सर को। बराबर है क्या, ये होता है पहला पॉइंट, यानी कि बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी। यानी कि सर अगर क्रेडिटर के पास कोई भी सिक्योरिटी पड़ी है राहुल की, तो वो सिक्योरिटी को लेने की जिम्मेवारी किसकी है, आईजी सर की है। यानी कि आईजी सर बोलेंगे, ओ सुनो ना, ओ क्रेडिटर, क्या कहा मैंने, बोलो ओ क्रेडिटर, मुझे क्या चाहिए, तुम्हारे पास जो जो सिक्योरिटीज है प्रिंसिपल डेटर की वो मुझे दो, वो मुझे दो। सर मुझे एक बात बताइए, अगर ये 2 लाख में से 1 लाख की सिक्योरिटी लॉस्ट हो जाती है और 1 ही लाख रुपए की सिक्योरिटी दे पाती है एसबीआई, तो इस केस के अंदर आईजी सर कितना अमाउंट पे करेंगे, तो इस केस के अंदर आईजी सर जो है ना वो 9 लाख रुपए पे करेंगे। मतलब सर अगर, सुनो ना, अगर क्रेडिटर से किसी भी सिक्योरिटी का नुकसान हो जाता है तो उस उतने उतने अमाउंट का, समझना,
उतने अमाउंट का डिस्चार्ज हो जाऊंगा मैं, मतलब एक श्योरिटी उतने अमाउंट से डिस्चार्ज हो जाएगा, ऐसा मैं यहां पर कह रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों? क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? बोलो यस। आओ देखो, entitled to benefit of every security which creditor has against the principal debtor whether श्योरिटी इज अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस और नॉट। भैया मुझे पता हो वो सिक्योरिटी के बारे में या नहीं पता हो, तुम्हें तो माल मुझे देना पड़ेगा, समझे क्या? देना तो तुम्हें पड़ेगा सर, लेकिन क्रेडिटर ये एसबीआई वाले सर उसके ऊपर भेल खा जाते हैं बेटा। ये इनका क्या है, लंच ब्रेक होते रहता है, उसको शेयर सर्टिफिकेट का ऐसे ही कोई खराब पन्ना समझकर यूज कर डाले इन्होंने बेटा। अब ऐसे केस में अगर ये लूज कर जाते हैं विदाउट कंसेंट, तो उतने वैल्यू का मैं क्या हो जाऊंगा सर, उतने वैल्यू का मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा क्या? हाँ सर, मतलब मैं 9 लाख रुपए पे करूंगा अमाउंट को। क्या करूंगा बोलो जल्दी से? 9 लाख रुपए अमाउंट को पे करूंगा। डन डना डन डन, बोलो जल्दी से मुझे। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी तो मुझे फटाफट बता देंगे क्या इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर? क्लियर बोलते नहीं आप लोग, क्या आपको इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर? यस, चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखो सेकेंड, राइट टू सेट ऑफ श्योरिटी एज बेनिफिट टू क्लेम सेट ऑफ इफ प्रिंसिपल डेटर हैज अगेंस्ट द क्रेडिटर। अब देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, सुनो 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 सर। शॉपकीपर, यहां पर बात करेंगे पूजा के बारे में, ठीक है? पूजा को शॉपकीपर क्या दे रहा है बेटा? गुड्स दे रहा है, ठीक है ना? ओके, मान लो कितने के गुड्स दिया? 10,000 रुपए के गुड्स दिया, और मैंने यहां पर गारंटी दे रखा हूं बेटा किसको? शॉपकीपर को, कि पूजा ने अगर डिफॉल्ट किया तो मैं पूजा के बिहाफ में लाइबिलिटी को पे करूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पूजा ने ना बेटा शॉपकीपर को रिटर्न फाइल करके दिया था उसका इनकम टैक्स का, और रिटर्न फाइल करने के कितने पैसे होते हैं? 2,000 रुपए होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ये शॉपकीपर ने वो 2,000 रुपए पूजा को नहीं दिया। तो मुझे बताइए, क्या मैं एज अ आईजी सर नेट में 8,000 रुपए पे कर सकता हूँ क्या शॉपकीपर को? हाँ मैं बोल सकता हूँ, देखो तुमको 10,000 रुपए लेना है बट तुमको 2,000 रुपए देना भी तो है, सेट ऑफ कर दो। और सेट ऑफ करके मैं क्या दूंगा, ये होता है सेट ऑफ वाला अमाउंट, सेट ऑफ करने के बाद अमाउंट। तो 2,000 रुपए हम लोग क्या करवा देंगे? सेट ऑफ करवा देंगे। क्या करवा देंगे बोलो? सेट ऑफ करवा देंगे, समझे क्या? तो 2,000 रुपए का हम लोग क्या करवाएंगे? सेट ऑफ करवाएंगे, और सेट ऑफ करवाने के बाद हम लोग अमाउंट दे देंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल दे देंगे। देखो, श्योरिटी एज बेनिफिट टू क्लेम सेट ऑफ इफ प्रिंसिपल डेटर हैड एनी अगेंस्ट द क्रेडिटर। तो सर अगर क्रेडिटर के अगेंस्ट कोई भी सेट ऑफ अवेलेबल होता है, कोई भी सेट ऑफ अवेलेबल होता है, तो क्या मैं वो सेट ऑफ क्लेम कर सकता हूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूं। गॉट इट? ओके। अब राइट टू शेयर रिडक्शन, अब ये शेयर रिडक्शन का मतलब क्या है समझो। देखो सर, मान लो शॉपकीपर ने यहाँ पे 1 लाख के गुड सप्लाई किए होंगे, किसको? 1 लाख के गुड सप्लाई किए मिस्टर ए को। अब ये मिस्टर ए क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो इनसॉल्वेंट होने के बाद इसके जो असेट है वो केवल 50% ऑफ डेट्स को ही पे कर सकते हैं। अब इसका मतलब अगर मैंने गारंटी दिया हो शॉपकीपर को, तो मैं कितना पे करूंगा? 50,000 रुपए ही पे करूंगा। क्या कहा मैंने? बोलो, मैं 50,000 रुपए ही पे करूंगा ना? हाँ सर, 50,000 रुपए ही पे करूंगा। मतलब क्या सर? मान लो अगर ये 60% ही दे बात है, तो इसका मतलब मैं 60,000 रुपए ही पे करूंगा, ध्यान रखना। मतलब हाँ, मतलब सर इंसॉल्वेंट होने के कारण जो भी बेनिफिट होगा रिडक्शन अमाउंट का, क्या मैं वो बेनिफिट क्लेम कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो, श्योरिटी हैज राइट टू क्लेम द प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन लाइबिलिटी अगर प्रिंसिपल डेटर क्या होता है बाबू? प्रिंसिपल डेटर अगर इंसॉल्वेंट होता है तो प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हुआ, लाइबिलिटी कम हुई, तो ऐसे केस के अंदर मेरी यानी कि सर श्योरिटी की लाइबिलिटी भी कम होंगी क्या? हाँ, पर सिर्फ इंसॉल्वेंट के केस में, ऐसे कभी भी कम नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इंसॉल्वेंट के केस में कम होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। डन है क्या सारे बच्चों? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे, है ना? यस सर, डन 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 डन। ओके सर, अगला देखिए क्या। चलो अब देखो, राइट अगेंस्ट को श्योरिटी के बारे में बात करेंगे। सर अब सवाल बनता है कि दूसरे को श्योरिटी के अगेंस्ट क्या राइट है। सबसे पहली बात तो को श्योरिटी का मतलब क्या होता है? को श्योरिटी का मतलब होता है जब एक ही डेट के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर गारंटी देते हैं तो उसने को श्योरिटीज कहा जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा तो आपको समझेगा। जैसे देखो, मान लो यहां पर अपना वही क्लासिक एग्जांपल एसबीआई ने मान लीजिए फॉर एग्जांपल गौरी को लोन दिया 10 लाख रुपए का। अब मैं
और एमवी सर, मैं प्लस एमवी सर मिलके क्या देते हैं, गारंटी देते हैं कि एसबीआई को कि हम आपका ये जो 10 लाख रुपए का लोन जो आपने गौरी को दिया है ना, वो हम पे करेंगे। तो मैं और एमवी सर क्या हो गए, मैं और एमवी सर को श्योरिटी हो गए। क्या हो गए बोलो, मैं और एमवी सर को श्योरिटी हो गए। तो इस केस के अंदर क्या होगा, हम देखो, व्हेन सेम डेट या ड्यूटी इज गारंटीड बाय टू और मोर पर्सन, जब दो या दो से ज्यादा पर्सन यहां पर गारंटी को क्या देते हैं बोलो, गारंटी यहां पर देते हैं, तो उन्हें बोला जाता है को सॉरिटी। क्या बोला जाता है बबुआ, को सॉरिटी उन्हें कहा जाता है। को श्योरिटी लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। देखो, ई श्योरिटी इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट इक्वली। मुझे एक बात बताइए, अगर गौरी ने यहां पर 2 लाख रुपए पे किया, मतलब 8 लाख रुपए का डिफॉल्ट किया, तो आईजी सर पे करेंगे 4 लाख, एमवी सर पे करेंगे 4 लाख। सर मान लो गौरी ने ऐसा हुआ होता, 2 लाख रुपए का डिफॉल्ट किया होता, आईजी सर पे करते 1 लाख, एमवी सर पे करते 1 लाख। मतलब सर जितने का डिफॉल्ट होता है ना, को श्योरिटीज कैसा पे करते हैं, को श्योरिटीज इक्वल पे करते हैं बेबी। कैसा पे करते हैं बोलो बाबू, है ना, बोलो बेबी, ओ बच्चा, छोटे छोटे बच्चा बोलो जल्दी से, क्या है ना, ऐसा बोलते हैं ना, बाबू बाबू ए बेबी, ऐसा बोलते हैं ना, बताओ कितना पे करते हैं, इक्वल। आप ऐसा बोलेंगे, कैसा पे करेंगे, इक्वल पे करेंगे। कैसा पे करेंगे, इक्वल। कैसा करेंगे, इक्वल पे करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बात है, यस सर। चलिए आइए अब देखो अगला, बोलो बच्चा अब बताना। अब ये वाला एकदम खतरनाक है, मेरे को एकदम आपका एकदम 100% फोकस चाहिए, ये बच्चों को पल्ले नहीं पड़ता बेटा। देखो क्या, प्रिंस लाइबिलिटी बाउंड अंडर डिफरेंट सम्स, principle of equal contribution is subject to maximum limit fixed by the surety's liability। अब देखो क्या, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल कंट्रीब्यूशन और दूसरा मैक्सिमम लिमिट फिक्स्ड बाय श्योरिटी, क्या होता है इसका मतलब, आओ मैं समझाता हूं, ध्यान दो। ये वाला एकदम खतरनाक एग्जांपल है सर। एसबीआई ने लोन दिया किसको, एसबीआई ने लोन दिया यहां पर, लोन दिया किसको, आकांक्षा को। किसको दिया बोलो जल्दी से, आकांक्षा। अब ये जो आकांक्षा को कितने का लोन दिया, 1 लाख। अब देखो, मैं, पीपी सर और एमवी सर, हम मिलके गारंटी देते हैं एसबीआई को कि हम क्या करेंगे, हम लोन को पे करेंगे। मैं बेटा 20,000 रुपए तक की गारंटी दे रहा हूं, पीपी सर 30,000 रुपए तक की गारंटी दे रहे हैं, और समझना, और ये जो है ये 50,000 तक की गारंटी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बोलो, 50,000 तक की गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी 1 लाख की टोटल गारंटी जा रही है किसको, एसबीआई को। गॉट इट, क्या इतनी बातें क्लियर आपको, ओके सर। अब ध्यान दो, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, सारे लोग फोकस करना, एकदम अच्छे से ध्यान देना है यहाँ पर। मैं आपसे ये कह रहा हूं, सुनो सुनो, देखो सर, मान लो आकांक्षा ने 20,000 रुपए पे कर दिया, या मान लीजिए आकांक्षा ने यहां पर एग्जाम्पल के लिए 50,000 रुपए पे कर दिया। तो डिफॉल्ट कितने का किया आकांक्षा ने, सर डिफॉल्ट किया 50,000 का। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 3 करो जरा। मैं क्या कहता हूँ, 50,000 डिवाइडेड बाय 3 करो। तो देखो यहाँ पर कैलकुलेटर है, मैं आपको कैलसी आपसे थोड़ी होगा विदाउट कैलकुलेटर, है ना। चलो आओ, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 3, ये देखो कितना, 16। मुझे बताइए तीनों की लिमिट में आ रहा है क्या, 16,667? हाँ सर आ रहा है। तो तीनों की लाइबिलिटी इक्वल होंगी, 16,667 की होंगी। मान लो सर यहां पर आकांक्षा ने जो है ना, ये अगर फॉर एग्जाम्पल 40,000 पे किया होता, मतलब 60,000 का डिफॉल्ट होता, तो मुझे बताइए 20,000 सबकी लाइबिलिटी के अंदर आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। तो एक काम करेंगे, 20,000 सबकी लाइबिलिटी रहने वाली है, ठीक है, ओके। अब मान लो आकांक्षा ने जो है ना बेटा, वो है ना एग्जाम्पल के लिए वो 10,000 ही पे की, क्या की, 10,000। मतलब डिफॉल्ट कितने का किया, 90,000 का किया। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 3, क्या 30,000 सबके इसमें आ रहा है क्या, नहीं, आईजी सर की तो लाइबिलिटी एक्सीड हो रही है। तो मैं बोलूंगा ऐसे केस में आईजी सर की लाइबिलिटी होंगी 20,000 रुपए की। कितनी की होंगी बोलो, 20,000 रुपए की। कितनी बात क्लियर, यस। अब बचा कितना, 70,000। 70,000 डिवाइडेड बाय 2 करो, 35 आ रहा है। पीपी सर की लाइबिलिटी एक्सीड हो रही है क्या, हो रही है। तो मैं बोलूंगा पीपी सर की लाइबिलिटी भी 30,000 रुपए। अब बचा कितना है, 40,000 रुपए। तो 40,000 की लाइबिलिटी किसकी होंगी, एमबी सर की होंगी। मतलब क्या, इनका कहना है कि देखो लिमिट तक सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। क्या कहा मैंने, बोलो लिमिट तक सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, पर अगर लिमिट के ऊपर गए तो फिर आपकी प्रोपोर्शनेट लाइबिलिटी आना चालू हो जाएंगी। अब आप मुझे एक बात बताना, अगर आकांक्षा ने फॉर एग्जाम्पल 20,000 पे की होती और 80,000 पे करना पड़ता हम तीनों को, तो कितनी किसकी लाइबिलिटी आती, आप ये बताइए मुझे। कितनी किसकी लाइबिलिटी आती, आप ये बताइए मुझे, जल्दी जल्दी बता दो मुझे।
समझे क्या? 20,000, 30,000, 30,000 ऐसी लाइबिलिटी आती, 20,000, 30,000, 30,000 ऐसी लाइबिलिटी आती। समझे क्या? क्या आपको इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है? क्विकली जल्दी जल्दी बोलेंगे मुझे, क्या आपको इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है? यस, यस, डन डन डन। सर श्योरिटी ने डिसाइड किया अनइक्वल रेशियो नहीं, लॉ में लिखा हुआ है बेटा, लॉ में ये बात लिखी है, देखो ना, अगर लाइबिलिटी डिफरेंस सम की है तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ये फिक्स होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। और यहाँ पे अपना क्या कंप्लीट हुआ, यहाँ पे अपना यूनिट नंबर 7 का पूरा पूरा रिवीजन होता है यहाँ पे समाप्त। कल हमारा क्या होने वाला है? अब कल हमारा यूनिट नंबर 8 है। मैं आपको ट्रैकर बता देता हूँ बेटा, रोज ट्रैकर बताने के बाद भी एक कोई तो भी उड़न चट्टू पूछ रहा है कि सर ट्रैकर बताना जा रहा है ना। चलो देखो, अगर मैं बात करूं यूनिट 7 आज अपना कंप्लीट हो गया 7 तारीख को। अब 8 तारीख को यानी कि कल हम लोग क्या करने वाले, कल हम लोग यूनिट नंबर 8 को एकदम बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। हमारी सारी चीजें एकदम बराबर टाइमलाइनली सारी चीजें चल रही है। 11 तारीख तक अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी हो जाना चाहिए और उसी के साथ अपना ऑलमोस्ट 100% इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर हो जाता है। फिर आईआरएफ अपना बचता है और छोटा सा एक वो आईआरएफ तो क्या है, 1 घंटे का बहुत हो गया यूनिट है, वो एकदम छोटा सा यूनिट है, राइट। और उसी के साथ फिर अपना पूरा पूरा लॉ रिवाइज हो जाता है। अब एक बात बता दूं मैं आपको, जिन बच्चों को राइटिंग में बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, जिनको क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखना आता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको जाना है igsir.in के ऊपर, ये वेबसाइट के ऊपर, यहां पर फ्री रिसोर्सेज का टैब है, फ्री, एब्सोल्युटली फ्री रिसोर्सेज। इसके अंदर सीए फाउंडेशन लॉ में चाहिए। देखो यहाँ पे आपको राइटिंग प्रैक्टिस के बहुत सारे सेशन मिल जाएंगे। एक पूरी बैच लिया हूं मैंने यूट्यूब पे 8 लेक्चर्स की, 50 लेक्चर 50 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस इसके अंदर करवाया हूं मैंने। बाकी भी और कुछ कुछ सेशन है, क्वेश्चन एंड आंसर्स के डिस्कशन सेशन है, तो प्लीज इसका फायदा उठाइए और इसकी मदद से क्वेश्चन एंड आंसर्स को रिवाइज एक बार कीजिएगा। देखो कॉन्सेप्ट को पढ़ना एक बात होती है, पर क्वेश्चन एंड आंसर्स को रिवाइज करना ये दूसरी बात होती है। तो एग्जाम में क्या आने वाले, क्वेश्चन एंड आंसर्स आने वाले, तो इन बैचेस का जरूर से फायदा लीजिए। और पूरी चीजें यूट्यूब के ऊपर है, तो यूट्यूब के ऊपर एक मेरी सीरीज है, देखो 2 सीरीज है यूट्यूब पर। अगर आप टाइप करोगे सीए फाउंडेशन लॉ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर्स प्लेलिस्ट, तो आपको मेरी प्लेलिस्ट दिख जाएंगी। और उसके साथ साथ सीए फाउंडेशन क्वेश्चन एंड आंसर्स राइटिंग प्रैक्टिस, तो आपको अगेन मेरी प्लेलिस्ट दिख जाएंगी। ये दोनों प्लेलिस्ट का फायदा उठाइए और भरपूर, मैं लिटरली कहता हूं इसको निचोड़ निचोड़ के पढ़ डालो बेटा, आपका पास होना बिल्कुल तय है। लिटरली मैं कह रहा हूं आपसे, बट आपको उतनी मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जरूर से इसका फायदा लीजिएगा, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बहुत ज्यादा इसका आपको फायदा होगा। सर जितने भी मेरे क्वेश्चन एंड आंसर्स है या जिस चार्ट बुक से मैं पढ़ा रहा हूं, ये igsir.in के ऊपर ही हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। आप उसको अलग से बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉफ्ट कॉपी में आपको तुरंत एक्सेस मिलता है और हार्ड कॉपी के अंदर आपको जो एक्सेस है ना, वो आपको मतलब सीधी सी बात है, वहां पे एक्सेस नहीं मिलता, वहां आपको 7 से 8 दिनों में किताबें आपके घर पर पहुंचती है। एक और बात आपको जाने से पहले कह दूं बेटा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। आप जानते हो जो लाइक करता है वो अपकमिंग एग्जाम में बिल्कुल बिल्कुल पक्के से पास होता है, ठीक है ना। तो लाइक जरूर करके जाइएगा अगर आप इस लेक्चर के ऊपर नए हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, अपने सारे सीए फाउंडेशन दोस्तों के साथ। एक और बात बता दूं, अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है और एग्जाम को अगर 2 महीने से कम है, तो आप फास्ट ट्रैक लेक्चर्स के लिए जा सकते हैं। और अगर 2 महीने से ज्यादा का समय है तो आप बिंदास तरीके से रेगुलर लेक्चर्स को जाइए। दोनों चीजें ultimatec.com के ऊपर अवेलेबल है। दोनों के बीच का ये की डिफरेंस है बेटा। बट मैं आपको एक बात बता दूं, दोनों में एज सच कोई बहुत मेजर फर्क नहीं है, बट अगर आपके पास ज्यादा समय है तो यू मस्ट गो फॉर दी रेगुलर लेक्चर्स, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाय बाय एवरीवन, टेक